हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है और बच्चों ने क्लास में आना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले मानसी त्याग की क्लास में आई। मानसी गुड इवनिंग। और साक्षी यादव क्लास में आ चुकी। साक्षी गुड इवनिंग। और उम्मीद करते हैं कि बाकी भी जल्दी क्लास में आ जाएंगे। हालांकि कुछ बच्चे दूसरे बैच में क्लास ले चुके हैं, वो उल्ट पुल्ट रहा। और चलिए, तो आज बहुत छोटा लेक्चर होगा क्योंकि बहुत कम कंटेंट बचा हुआ है और लास्ट लेक्चर है ह्यूमन हेल्थ डिजीज का। सिंस टुमारो विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। कल हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। चित्राली क्लास में आ। चित्राली जी गुड इवनिंग। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसका? इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल का। जो ड्रग्स और एल्कोहल लेते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जो एडिक्ट हैं उन पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम बात करें सीधे सीधे, बात ना करते हुए, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। तो बच्चों, आज टॉपिक हमारा छोटे दो टॉपिक बचे हुए हैं, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं और वन बाय वन हम कॉल में लिख रहे हैं। मल्टीपल इफेक्ट है, दैट कॉज मल्टीपल इफेक्ट, कोई एक नहीं है। कॉजेज मल्टीपल इफेक्ट, कॉजेज मल्टीपल इफेक्ट। ठीक है, अब नंबर एक की बात करें, क्या क्या होगा। सबसे पहले जो अल्कोहल और ड्रग एब्यूजर हैं उनका बिहेवियर, रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस नंबर वन क्या होगा? रेकलेस बिहेवियर, यानी अनकमिटेड बिहेवियर। अनकमिटेड बिहेवियर उनका होता है, उनकी बातों पर, उनके मूड पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो रेकलेस बिहेवियर होता है। वेंडलिज्म, एग्रेसिव होते, बदला लेने वाले, वेंडलिज्म। वेंडलिज्म यानी विंडिक्टिव होते हैं, बात बात पर मारपीट पर उतर आते हैं। तो रेकलेस बिहेवियर होता है, वेंडलिज्म बिहेवियर होता है। और हम ये भी जानते हैं वेंडलिज्म एंड वायोलेंस, मारपीट करने वाले, वायोलेंस। तो रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वायलेंस बिहेवियर होता है उनका। और एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड कोमा। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड टू कोमा, उससे कोमा में जा सकता है बंदा। ठीक है, तो ज्यादा डोज लेने पर कोमा की संभावना बन सकती है और ऐसा कई बार हुआ है। कोमा, एक्सेसिव डोज में लीड टू कोमा। परमानेंट कोमा भी हो सकता है। टेम्पोररी कोमा वो है जो कुछ टाइम बाद रिकवर हो जाता है, और परमानेंट वो है जो एक बार होने के बाद उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। एक तरह से वो ब्रेन डेड हो चुका है और मेडिकल टर्म में उसकी डेथ हो चुकी है। तो परमानेंट कोमा हो सकता है। और दैट लीड टू डेथ, इससे डेथ हो, दैट लीड टू डेथ, बच्चों से डेथ हो सकती है उस बंदे की। तो लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क पे चला गया वो। उसके बाद क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। दैट में डाइड ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। और हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर, तो देखिए कितने खतरनाक इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो बिल्कुल बचना चाहिए लोगों को हार्ट फेलियर। ये सब लाइफ थ्रेटनिंग बात हम कर रहे हैं और ये होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी सोसाइटी में इतनी तरह से वीक हो चुकी होती है, कोई उसको एंटरटेन नहीं करता। कह ठीक है, लोग कहते हैं अच्छा मर गया, यहाँ तक कि वर्ड लोग यूज करते हैं। हमारी डेथ किसी की भी हो वो पेनफुल होती है, उससे बहुत रिश्ते टूटते हैं, बहुत सारे बॉन्ड खत्म होते हैं। और जो रिश्ते बॉन्ड टूटते हैं उनके लिए वो हार मतलब काफी ट्रोमा उससे डेवलप होता है। पर फिर भी मैंने सुना है कि अच्छा ऐसे भगवान से उठा ले, इसको मौत क्यों नहीं आती। ऐसे तो वर्ड घर वाले यूज करते हैं। तो देखिए जाए पर्सनैलिटी का क्या हाल उसने कर लिया है, और इतना बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। तो ये भी हो सकता है। और सेरेब्रल हेमरेज, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, यानी कहते हैं दिमाग की नस फट गई, कॉमन भाषा में सेरेब्रल हेमोरेज।
ये भी हो सकता है, सर्वल हेमरेज हो सकता है। और हम भी जानते हैं जब ड्रग्स कॉम्बिनेशन ली जाती हैं तो उनकी ओवरडोज कॉम्बिनेशन ड्रग, कुछ लोग कहते हैं ना कि इनको कॉम्बिनेशन ड्रग का मतलब कई ड्रग मिला के लेते हैं, वो ज्यादा रिस्की होती हैं। कॉम्बिनेशन ड्रग्स आर मोर रिस्की। वो कहते हैं ना पता नहीं क्या मॉकटेल कॉकटेल जो भी मुझे आइडिया नहीं है, वो उसे मिक्स करके लेते हैं तो वो खतरनाक हो जाता है। कॉम्बिनेशन ड्रग्स आर मोर डेंजरस। ठीक है, ज्यादा खतरनाक होती है कॉम्बिनेशन ड्रग लेना। और हम ये भी जानते हैं कि जो मोर डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग, है। लो जी, तो बताइए इतना इफेक्ट है, ये तो मैंने बहुत कॉमन लिखे हैं, जो मेजर मेजर उनकी बात हम कर रहे हैं। तो जो लोग ड्रग और अल्कोहल अब्यूज करते हैं, एब्यूजर हैं, उनको ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और अक्सर आप देखिए, वो तो है ही, छोटी बात नहीं लिखी, वीकनेस होती है, भूख कम लगती है, और डिजीज टू प्रॉन, और दे आर मोर प्रॉन टू कैंसर, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और दूसरी बीमारी के लिए ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। मैं लिखता हूँ ये पॉइंट भी, एब्यूजर इम्यून सिस्टम, सिस्टम बिकम्स वीक, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, एंड दे बिकम प्रोन टू अदर डिजीज, एंड दे बिकम प्रोन, ज्यादा संभावना प्रोन टू अदर डिजीज, उन्हें दूसरी बीमारी की संभावना बच्चों बढ़ जाएगी। तो इतने सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ओ सॉरी, साक्षी रिवीजन की बात कर रही हैं, तो साक्षी आई मतलब सिर्फ दैट पॉइंट मेरे दिमाग में आए नहीं कि हमने रिवीजन का कमिटमेंट आज के लिए किया हुआ है। तो अब मैं अजय सिरोही भी क्लास में। अजय गुड इवनिंग। और अजय, आज क्लास छोटी है क्योंकि बहुत कम टॉपिक बचा हुआ है, तो साक्षी मैं दोबारा सोचता हूँ। और रीजन एक बता दूं कि घर में 2 लोग बीमार हैं और वो सारे दिन ऐसे रहा, इधर से डॉक्टर ट्रीटमेंट लिए, इसमें उलझ के रहा, और इसलिए क्लास में इस टाइम लिए नहीं। तो मैं, मेरे दिमाग में ये था कि हम दोपहर में या किस टाइम क्लास कर लेंगे, दिन में पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाया। तो रीजन ये भी रहा है, वो दिमाग में स्ट्रेस होने की वजह से पता चला, पर कोई चलिए कोई ना कोई मैनेजमेंट आजकल में ही करेंगे, आज नहीं कल परसों में करेंगे। तो सॉरी फॉर दैट कमिटमेंट। अब ये बात हो गई। अब देखिए, अगर कोई इंसान एडिक्ट हो चुका है, डिपेंडेंस में आ चुकी है, तो अब हम कंट्रोल कैसे करें, मतलब कैसे कंट्रोल करें। तो लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। जैसे रोहित, ड्रग एडिक्ट और अल्कोहल और स्मोकिंग एडिक्ट को हम कैसे कंट्रोल करें, क्या क्या तरीका अपना सकते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं। कुछ पॉइंट की लिखेंगे और उसके बाद लेसन का दी एंड हो जाएगा। और इसलिए मैंने कहा था कि क्लास छोटी बची हुई है, मतलब आधे घंटे क्लास है, और इसमें हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है। तो लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, और सिंस टुमारो वी शैल स्टार्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो छोटा है। अब आगे हमारे छोटे लेसन बचे हुए हैं, बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, देखो हम सब जानते हैं, ये हमने सब सुन रखा है, अजय सरोज आप हम हैं, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम किसी चीज को होने से पहले रोक दें तो उससे अच्छा कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रिवेंशन ही बेटर है। बीमारी मतलब समस्या आने से पहले अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वी नो दैट, हम जानते, वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
बेटर देन क्योर, ठीक है, ये हम सबको पता है। तो कुछ मेजरमेंट्स लेकर हम अल्कोहल, ड्रग और स्मोकिंग एब्यूज को प्रिवेंट कर से रोक सकते हैं, और जिनको जो उसमें चले गए हैं, एब्यूजर हो गए हैं, उनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, फॉलोइंग मेजरमेंट्स, उपाय हमें करने हैं, मेजरमेंट्स शुड बी टेकन। तो हम साफ से क्या करें, शुड बी टेकन। तो मानसी जी, अगर हम इन चीजों ध्यान देंगे तो या तो एब्यूजिंग होगी नहीं, और अगर जो हो चुका है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते, वापस नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं। अब ये क्या क्या है, उन पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। पहला क्या है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, अनड्यू पीयर प्रेशर, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। ये क्या है, देखिए, अर्ली चाइल्ड जो बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों को बहुत प्रेफर करते हैं, दोस्तों की बात बहुत मानते हैं, और कई बार वो उनके प्रेशर में आकर और ड्रग और अल्कोहल स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और एक टाइम का इनिशिएशन मे बी कोज ऑफ, वो कारण बन सकता है किसका, मे बी कोज ऑफ एडिक्शन, वो एडिक्शन कारण बन सकता है एक टाइम का ही। तो जो अनड्यू पीयर प्रेशर, फालतू का यार दोस्तों प्रेशर, उससे बचें, उस पर उसको एक तरह से अपने ऊपर हावी ना होने दें। एक तो तरीका यही है कि अनड्यू पीयर प्रेशर से बचें। दूसरा क्या है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अगर एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जो काउंसलिंग है वो सुधारने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है काउंसलिंग। तो देखिए, एजुकेशन मीन्स बच्चों को समझाएं, पढ़ाएं, कोई इससे दिक्कत है, फायदे नुकसान है, फायदों के नुकसान ही है, और क्या क्या सोसाइटी में उस पर फर्क पड़ता है, सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं, हमारी जो एक पर्सनैलिटी है वो बहुत डिग्रेड हो जाती है। तो जब बच्चों को समझाए जाते हैं, बच्चे सोचते हैं हाँ गलत है, और जब बच्चों को बताएंगे गलत क्या सही क्या, एजुकेट नहीं करेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। दूसरा, अगर कोई एडिक्ट हो गया तो उसकी काउंसलिंग जरूरत है, काउंसलिंग, उसको समझाने की जरूरत है, उसको एक एक्सपर्ट के पास ले जाने की जरूरत है, ताकि वो समझाया जा सके, और वो ये भी जानते हैं एक्सपर्ट कि कैसे उसको वापस लाया जा सकता है। इसके बाद क्या, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, सीकिंग हेल्प, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। अब देखिए, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, और अगर बच्चा किसी वजह से, एडोलसेंट किसी वजह से किसी एब्यूज में एंटर कर गया है, उसे एब्यूज वो करने लगा है, तो फिर उसको अपने आप निकलने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मांगता है, उन्हें ढंग बताता है, किसी बताता है, तो पेरेंट्स दुश्मन नहीं होते, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने तैयार रहते हैं। तो वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, भले वो तुम डांट डपट कर, लेकिन वो ये चाहेंगे किसी तरह से मेरा बच्चा एक नॉर्मल लाइफ लीड करे, इस एब्यूज से बच जाए। दूसरा, कुछ अच्छे दोस्त हो सकते हैं जिनसे हम डिस्कस कर सकते हैं, भाई क्या करूं, उसने ऐसा दिया था, अब मेरा मन मानता नहीं और मैं चाहता हूँ इसे ना करूं, मतलब दिमाग में तो गलत कर रहा हूँ, और चूंकि वो विड्रॉल सिम्टम से सिंड्रोम अपेयर हो जाता है, तो उसकी वजह से वो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकली उससे बच नहीं पाता। लेकिन अगर हम डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स से और अपने पीयर से, दोस्तों से, अच्छे दोस्तों से, अगर भरोसा करो तो सारे फैला देंगे, अरे भैया तो ड्रग ले रहा हो, तो ये हो गया, तो ये हो गया, तो ड्रामा हो जाएगा। लेकिन जो अच्छे दोस्त हैं वो आपस में संभालते हैं, तो वो कम होते हैं, उनका नंबर बहुत कम होता है। तो ऐसे आपको पता होगा, बच्चों को हर कोई पता मेरा ये किस तरह का फ्रेंड है। और दूसरा क्या है, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। नंबर 4, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। देखिए, अगर पेरेंट्स को बच्चों पर थोड़ा अलर्ट तो होना रहना चाहिए,
थोड़ा सा मतलब एक तरह से मैं नहीं कहता वॉच जरूर रखना चाहिए। बच्चा बच्चा ही होता है और बड़े बड़े होते हैं तो बड़ों की ड्यूटी है कि दे हैव ए रेगुलर वॉच टू द चिल्ड्रन। और वो लगता है कि कोई डेंजर साइन, जो किसी पर डेंजर साइन हो लगता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है, बच्चा आइसोलेट चाहता है, आइसोलेशन चाहता है, उसकी हॉबी इंटरेस्ट खत्म हो गया है, उसका जो रूटीन है अब एक स्लीप बिगड़ गई है और उसकी जो हेल्थ है वेट लॉस हो रहा है, तो ये सब डेंजर साइन है। तो इनको पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स टीचर को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा तो बहुत अच्छा पता नहीं क्यों नहीं पढ़ता है और क्यों ये चुप सा खड़ा हो जाता है, क्यों ये बातों में इंटरेस्ट लेता, मतलब सब टीचर की बातों में ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है। तो अगर टीचर्स और पेरेंट्स मिलके इन बातों को, डेंजर साइन को एक सीरियस लेंगे तो हम बच्चों टाइमली उस चीज से वापस ला सकते हैं। तो डेंजर साइन आपने पहले पढ़े, उन पे पेरेंट्स को ध्यान देना है, टीचर को ध्यान देना है। इसके बाद सीकिंग प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल हेल्प। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। देखो, जो एडिक्ट है वो पेशेंट, ही इज द पेशेंट, वो पेशेंट होता है, ही इज नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है, वो पेशेंट है। और हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हम ये ना करें कि उसको मार पीट गाली गलौज उसको बुरा भला कहें, वो ठीक नहीं होगा। वी हैव टू ट्रीट हिम और हर एज ए पेशेंट, और पेशेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर हम उसका सही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें जो प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह से बच्चे को एडोलसेंट को या किसी पर्सन नॉर्मल वापस लाया जा सकता है। और मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है दवाई की, यानी यहाँ पर उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट और इवन मेडिटेशन सपोर्ट, यानी उसे व्यायाम प्राणायाम भी करा के काफी हद तक उसको, उसकी जो विल पावर उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और यही रिहेबिलिटेशन सेंटर में होता है ना, रिहेबिलिटेशन सेंटर। ऑल दीज सॉरी दीज फैसिलिटीज अवेलेबल, दीज facilities are available at rehabilitation centers। गवर्नमेंट ने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, वहां पर रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, नशा मुक्ति या ये जो अल्कोहल ये सबसे इनकी मुक्ति के केंद्र बनाए हुए हैं। और वहां पर प्रोफेशनल्स होते हैं और उनकी जो मेडिकेशन दवाई वगैरह और इवन एडमिट भी करते होंगे, तो सब एक मल्टीपल अप्रोच से उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। तो अगर हम इसे ध्यान रखते हैं तो कंट्रोल भी हो सकता है और प्रिवेंशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स का और टीचर का या जो कंसर्निंग उसके गार्जियन हैं उनका रोल बड़ा है। बहुत सारे बच्चे घर से बाहर रहते हैं और उनके पेरेंट्स उनको टच नहीं मतलब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन जो वहां पर जो लोकल गार्जियन है उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहां बच्चा पेरेंट्स अलग होता है तो उसको काफी संभावना बिगड़ने की बन जाती है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला तो नहीं है और वो उस टाइम इतना सीरियस नहीं होता कि घर पे बात जाए तो क्या होगा। तो वन टाइम एक्सपीरियंस के चक्कर में वो कई बार एडिक्शन में चला जाता है। वन टाइम एक्सपीरियंस में लीड द एडिक्शन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार के टेस्ट से, एक बार के चस्के से परमानेंट एडिक्शन हो सकता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और दोनों हो जाएंगे। और अब इस लेसन में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं बचा है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखें। और अब अगर हम बात करें तो साक्षी कल ही बात करेंगे कि हम कैसे, जो आपका वो है अभी एक दो दिन तो मुझे इसलिए लगेगा कि अब नया बैच शुरू करना है कल हम प्रॉपर का, तो उसमें भी थोड़ा सा एक वो रहता है तैयारी का कि भाई ये वो सब चीजें। तो हर बार ये होता है नए बैच थोड़ा सा एक परफेक्शन के लिए, जैसे कोई फंक्शन होता है, टीचर नया बैच फंक्शन की तरह होता है, तो वो उसका पूरा मैनेजमेंट कि भाई अभी मैंने देखा कि सब चीज़ फिट है कि नहीं है, और जो लड़का सफाई पर गया कि नहीं गया है, तो वो सब चीज़ मैनेज करनी होती है। चलिए, तो मानसी जी आप उस बैच में 9 बजे आएंगी और बाकी हम कल फिर मिलेंगे।
आज यहीं तक लेसन कंप्लीट हो गया है। और अब हम बात कर रहे हैं, कल करेंगे किसकी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। वो इससे आधा लेसन है, छोटा है। तो बस ये रोकते हैं क्लास और कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू टुमारो।